Hello students, we will start with first unit of 11th chemistry in this video. Some basic concepts of chemistry. केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हमें उसका बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो आधारभूत उसके तथ्य हैं कुछ, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो कि आधार है केमिस्ट्री का। अगर आपको वो सब पता होगा तो आपके लिए केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी हो जाएगी। नाइन्थ में आपने जो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स वहाँ पढ़े थे, जैसे कि मैटर इन आर सराउंडिंग्स, यानी कि हिंदी में हम उसे बोलते थे कि हमारे आसपास के पदार्थ, और इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये दो चैप्टर्स थे। तो उनमें जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी वही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर में करेंगे। बस उनको थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, ज़्यादा उसको ध्यान से समझेंगे, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले इसमें आपको बताया गया कि केमिस्ट्री जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हमारी जो डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे चेंजेस देखते हैं, हमारे आसपास हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो चेंजेस हैं यानी कि परिवर्तन है वो दो टाइप के होते हैं, फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। कौन कौन से दो टाइप के हैं? वन इज़ फिज़िकल चेंज, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और दूसरे तरह के चेंज क्या थे? केमिकल चेंजेस। ये भी आपने 9th क्लास में किया था। दूसरे हैं केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। तो जहाँ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं, वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बहुत सारी हम केमिकल रिएक्शंस, आपको रिएक्शंस नहीं दिखाई दे रही हैं बट आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के कारण हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल, आप डेली लाइफ में उनको देखते हो, जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स पर जंग लग जाता है जब वो काफ़ी टाइम तक नमी के अंदर बारिश वाले मौसम में बाहर पड़ी रहती हैं खुले वायुमंडल में। ठीक है, ऐसे ही जो कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क, दूध जो है उससे दही जम जाती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे भी रीज़न क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर क्या है? विनेगर होता है सिरका, फ्रॉम शुगर केन जूस। ठीक है, ऑन कीपिंग फॉर प्रोलोंग्ड टाइम, बहुत टाइम तक रखने पर जो शुगर केन जूस है यानी कि गन्ने का जूस है, उससे विनेगर बनता है, सिरका बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, रस्ट मीन्स जंग, लोहे को जंग लगना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ परिवर्तन हैं जो हम अधिकतर अपनी लाइफ में देखते हैं। आप और भी कई चेंजेस देखते हो कि दूध जो है वो रखे रखे अगर गर्मियों में खुला छोड़ दिया जाए, बाहर रखा रहे, फ्रिज में ना रखा रहे, तो वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा टाइम तक रखने के बाद। और जो सब्ज़ी है, पकी हुई सब्ज़ी है, वो भी समर्स में अगर बहुत टाइम तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दी जाए तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है? यहाँ सभी जगह पर केमिकल चेंज हो रहा है। एंड रीज़न फॉर दिस केमिकल चेंज इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है, इसलिए वो चेंज हो रहा है, जिससे कि वहाँ जो हमने स्टार्टिंग में जो पदार्थ रखा था, जो सब्सटेंस हमने लिया था, वो बाद में चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो चुकी होती है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं, जैसे कि आप 11th में, अब आप 9th और 10th में भी आपने साइंस को अलग अलग पार्ट्स जो थे उसके वो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़े। जैसे कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के, ऐसा ही 10th में भी था, कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के और कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के। तो अब आप इन्हीं तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं साइंस के, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। और क्या पार्ट्स हैं? मेन जो पार्ट्स हैं साइंस के जो हम पढ़ते हैं साइंस के अंडर, वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। वैसे साइंस, काफ़ी सारी साइंस की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, जैसे जियोलॉजी भी है, ये भी साइंस की ब्रांच है। लेकिन जब हम 11th 12th में साइंस पढ़ते हैं तो हम मेनली ये 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, 3 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द प्रिपरेशन, प्रिपरेशंस मीन्स निर्माण, ठीक है, बनाना कुछ किसी चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण, स्ट्रक्चर उसकी संरचना कि क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? कोई भी सब्सटेंस, बहुत ही सिंपल सादे शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, कोई भी पदार्थ के बारे में अगर हम उसके निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं,
ठीक है। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। एनीथिंग, जो भी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ आप देख रहे हैं, उसको कैसे बनाया गया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी कैसी केमिकल रिएक्शंस वो शो करेगा दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, वो सभी क्या है, इज कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है। ये केमिस्ट्री की सिंपल सी एक डेफिनेशन है। इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, ये आपको जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये पूरा टॉपिक है, ये इट इज़ फॉर जस्ट योर जनरल नॉलेज। ठीक है। सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये सोचें कि हमें इसको रटना है, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ये बताने के लिए कि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई कैसे। तो जो केमिस्ट्री हम आज के टाइम में पढ़ते हैं 11th में 12th में, वो मॉडर्न केमिस्ट्री है। ठीक है। वो लगभग 18वीं सेंचुरी से मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी। उससे पहले केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ी जाती थी? केमिस्ट्री सिंपल कुछ प्रोसेसेस, जैसे कि लोगों को पता चला एक पत्थर के बारे में, पारस पत्थर के बारे में, कि जो लोहे को सोने में बदल देता है। तो लोग जो है ना उस टाइम पर इन चीज़ों के रीज़न खोजने के पीछे काम करते थे कि ऐसा क्या है जो पारस जो है वो लोहे को सोने में बदल देता है। ठीक है। तो केमिस्ट्री एज केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती थी तब, वो अलग ब्रांच उसकी थी, वो उसमें पढ़ी जाती थी। जैसे कि अलग क्या केमिस्ट्री की जगह पर कौन सी अलग ब्रांचेस थी? जैसे आप देखो कि इसमें दिया है ये केमिस्ट्री जो है वो मॉडर्न केमिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? मॉडर्न केमिस्ट्री वाज स्टार्टेड टुक शेप इन द 18th सेंचुरी। ठीक है। उससे पहले केमिस्ट्री अल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में पढ़ी जाती थी। ठीक है। अल्केमी वही है कि किस तरह से जो पारस है वो आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो ये 18th सेंचुरी में मॉडर्न केमिस्ट्री हमारी आई थी। तो आप जो है इसको पढ़ सकते हो, जो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसी हुई। बहुत सारी चीज़ें आपको इसको में जानने को मिलेंगी, जनरल नॉलेज बहुत मिलेगी आपको इससे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बताया हुआ कि एंशियंट इंडिया में, पुराने प्राचीन भारत में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? केमिस्ट्री को आज भी हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। तो पहले के टाइम में इसको क्या कहते थे? रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या। ठीक है। और इसमें क्या क्या आता था? मतलब कि जो उस टाइम पर केमिस्ट्री को बोला जाता था, केमिस्ट्री ही अगर हम कह लें, उस टाइम केमिस्ट्री में क्या चीज़ें स्टडी की जाती थी? उसमें स्टडी किया जाता था मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कि कैसे अयस्क से और से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका निष्कर्षण किया जाता है। मेडिसिन, दवाइयों की जो स्टडी थी वो भी केमिस्ट्री में, आज भी इसी में ही आती है। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स मतलब कि जो ये साज सज्जा का जो सामान होता है वो। ठीक है। मतलब मेनली जो कॉस्मेटिक्स आप समझते हैं कि जो ये पाउडर वगैरह हैं स्किन से रिलेटेड। ठीक है। ग्लास, कांच यानी कि डाई, डाई क्या है? कलर करने वाला सब्सटेंस, कि एक कोई भी सब्सटेंस है उसको दूसरा कलर दे देना। ये सब जो है केमिस्ट्री में पढ़े जाते थे, हैं ये अभी भी केमिस्ट्री का ही पार्ट। सब कुछ जो पहले पढ़ा जाता था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ना समझकर अल्केमी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझकर, या हम कहें कि रसायन शास्त्र, रस तंत्र या रस विद्या के अंडर जो भी ये सब पढ़ा जाता था, आज भी ये सब केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है। तो ये आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ना, बहुत कुछ इसमें बताया हुआ है। तो मैं अब आपको डायरेक्टली करवाती हूँ इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपको, जब आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस तो पता होनी ही चाहिए ना। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। आप ये सोचो कि केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, नहीं। केमिस्ट्री एक साइंस की अलग ब्रांच है, नहीं। केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी रिलेटेड है। ठीक है। आप केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़ोगे जो कि बायोलॉजी से जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। और फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे
केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स, ठीक है। और ऐसे ही कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री में आप ऐसे पढ़ोगे जो बायोलॉजी से लिंक्ड हैं, और बायोलॉजी में भी वो चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। मतलब जो चीज़ आप केमिस्ट्री में फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी आप उसको केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ोगे, और ऐसे ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये भी, मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि केमिस्ट्री फिजिक्स से भी जुड़ी हुई है, बायोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। चाहे बायोलॉजी और फिजिक्स का आपस में लिंक ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन केमिस्ट्री का इन दोनों ब्रांचेस से लिंक है। सो केमिस्ट्री इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सभी ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री दोनों से लिंक है तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस, साइंस में सेंटर का रोल प्ले करती है ये, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, सिंपल सी कोई मैं इसमें लॉजिक नहीं बता रही हूँ, वैसे ये बता रही हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम बोला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नॉन मेडिकल में, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी केमिस्ट्री, तो वहाँ भी हम सेंटर में ही लिखते हैं। वैसे भी ये साइंस में सेंट्रल रोल प्ले करती है, एंड इज़ ऑफन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री साइंस, और साइंस की दूसरे जो भाग हैं, दूसरी जो शाखाएं हैं, उनसे ये जुड़ी हुई है। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज़, जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री के नियम हैं, वो बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो लागू होते हैं। जैसे वेदर पैटर्न, जो मौसम में बदलाव होता है, या अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम देखने को मिलता है, जलवायु यानी कि, ठीक है, सीज़न को मौसम बोलते हैं, वेदर को जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर जलवायु से रिलेटेड भी रिलेटेड है केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है, वहाँ भी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स काम करते हैं। ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की वर्किंग, ठीक है। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर कि केमिकल्स बनते हैं, किसी भी तरह के केमिकल्स, वहाँ तो जब नाम ही आ गया केमिकल्स, तो वहाँ तो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स होंगे ही होंगे। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उर्वरक हिंदी में जिनको हम कहते हैं, जो कि खेतों में फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एल्कलीज, एल्कलीज का मतलब है, एल्कलीज का मतलब है हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्षार, ठीक है। आपने 10th क्लास में एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ा है, तो आप बेस हम पढ़ते हैं, बेस, बेस क्या है, बेस क्या सब्सटेंस है, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में आप कहते हैं जिसमें कि OH होता है, OH आयन होते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं कि बेस क्या है, बेस जो कि टेस्ट में कड़वा होता है, छूने में साबुन जैसा चिकना होता है, ठीक है, उसको हम हिंदी में कहते हैं क्षारक। लेकिन जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कली, एंड हिंदी में उसको बोलते हैं क्षार। बेस क्या है, क्षारक, और एल्कली क्या है, क्षार। जो भी बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, दैट इज़ नोन एज एल्कली, ठीक है। फिर एसिड, एसिड आप जानते ही हो अम्ल होते हैं। साल्ट्स यानी कि नमक, लवण, यहाँ पर नमक जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं वो तो सॉल्ट है ही है, ठीक है, उसको तो हम सॉल्ट बोलते ही हैं, आम भाषा में हम बोलते हैं। वैसे उसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, वो ऐसा लवण है, सॉल्ट जो है उसका एक्चुअल मीनिंग है हिंदी में लवण, ठीक है। तो जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, कि वो ऐसा लवण है जो हर घर में मिलेगा आपको, कॉमन है, जो हर आम मिलेगा, हर घर में मिलेगा, तो उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, साधारण नमक, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एंड सो ऑन, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में वहाँ सब भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है। डाई, पॉलीमर, पॉलीमर्स के बारे में भी आप 12th में पढ़ोगे। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन्स, दवाइयाँ, ठीक है। वो ड्रग्स भी आती हैं जो दूसरे टाइप की हैं, जिनको हम बोलते ही ड्रग हैं, और मेडिसिन्स भी ड्रग्स में ही आती हैं। सोप्स, साबुन, डिटर्जेंट, मेटल, धातुएं यानी कि एलॉय मतलब मिश्र धातुएं, ठीक है। ये सब जो भी ये सब्सटेंसेस हैं जिनमें कि नया मटेरियल कोई भी है, इन सभी में ही प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री अप्लाई होते हैं। तो आप देख रहे हो ना, आप ये जो हमने सारे सब्सटेंसेस पढ़े हैं हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं ना, ये फर्टिलाइजर्स फसल उत्पादन में, ठीक है। कंप्यूटर आजकल हम यूज़ करते हैं, वेदर का पता लगाने के लिए भी इसका ज़रूरत है इसकी,
फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन यानी कि हमारी बॉडी से भी रिलेटेड है। सिर्फ ब्रेन ही नहीं, डाइजेशन होता है जो हमारी बॉडी में जाकर, पाचन होता है, रेस्पिरेशन, हम श्वसन करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर, आपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रकर्म पढ़े हैं, तो वहाँ भी आपने कई सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ तो बॉडी के अंदर तो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स लगते ही हैं, जो भी फंक्शनिंग हमारी बॉडी वर्क कर रही है उससे, ठीक है। इसके अलावा ठीक रहने के लिए दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, वो वहाँ भी केमिस्ट्री आ रही है। कपड़े वगैरह धोने के लिए साबुन, डिटर्जेंट ज़रूरी होते हैं, वहाँ भी केमिस्ट्री आ रही है। मटेरियल बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, या हमारी जो गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन्स हैं, पुल हैं, ये सब बनाने के लिए मेटल्स और एलॉयज़ यूज़ होते हैं, वहाँ भी केमिस्ट्री है। तो कहाँ नहीं है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़, यू विल फाइंड केमिस्ट्री इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। इट प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स। मनुष्य की, एक ह्यूमन बीइंग की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, और तीनों में केमिस्ट्री है। फूड, ठीक है, फूड आप देखते हो ना, आप पढ़ते हो कि भोजन जो है बैलेंस डाइट है, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, वो सभी क्या हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। वो कंपाउंड्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी केमिस्ट्री है। अणु, परमाणु, यौगिक, ये सब आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो ना। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइफ को, अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की तरफ के लिए सारा का सारा इनका रोल है, ठीक है। दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड। तो इसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ए वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए, ठीक है। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशी, पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमारे खेतों में छिड़काव किए जाते हैं फसलों में होने वाली अलग अलग बीमारियों से उनको बचाने के लिए, ठीक है। फसलों में कोई भी कीड़ा लग जाता है या कुछ भी लग जाता है, उनसे बचाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नई बीमारियां, जैसे ह्यूमन बीइंग की नई नई बीमारियां आती हैं, है ना। पहले कोई बीमारी थी, जैसे कोरोना है, कभी नहीं सुना था इसके बारे में, लेकिन आज कोरोना है, नई बीमारी है। ऐसे ही फसलों में भी नई नई बीमारियां आती रहती हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो अगर नई बीमारियां आ रही हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो पेस्टिसाइड हम वहाँ छिड़क रहे थे उसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो कई दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा हमारा बचाव करती हैं, हमारी लाइफ का बचाव करती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं ये। जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ठीक है। ये क्या है, ये कैंसर थेरेपी में यूज़ होती हैं। आपने अगर सुना हो कैंसर के बारे में, तो उसमें कीमोथेरेपी होती है, तो वहाँ इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। द ड्रग AZT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये, एजिडोथाइमिडीन की, ये यूज़ होती है एड्स पेशेंट की हेल्प करने के लिए। तो ये दोनों तो काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं, इसलिए बोला इट इज़ केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। नेचुरल सोर्स से जो प्रकृति में जो पदार्थ मिल रहे हैं उनसे इनको निकालना, और फिर इनको उनमें से तो निकाल ही लिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ उनसे नहीं निकालकर हम इनको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। वो भी सब जो केमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ये सब कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमें नेचर से मिल रहा है उसको हम कोई ऐसा मेथड इन्वेंट करें कि हम उसको लेबोरेटरी में भी बना पाएँ, ठीक है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू लार्ज एक्सटेंट इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए नेशन, देश के ग्रोथ में, विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। अगर हमें केमिस्ट्री केमिकल प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, केमिस्ट्री के हमें नियमों की जानकारी है, तो हम नए नए मटेरियल्स बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और उनको बना भी सकते हैं, ठीक है, जिनमें कि कुछ मैग्नेटिक, खास मैग्नेटिक चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ हों,
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हों या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हों, ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और तो इन्हीं केमिस्ट्री के केमिकल प्रिंसिपल्स को समझ कर ही नए सब्सटेंसेस बनाए गए हैं जिनमें कि ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। और उनमें से कुछ सब्सटेंसेस हैं सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा। केमिस्ट्री ने कई सारी इंडस्ट्रीज़ को भी लगने में हेल्प करी है, जहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे एसिड बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, एल्कलीज बनाए जाते हैं, डाई, पॉलीमर मेटल्स, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। आप जानते हैं, ठीक है, अगर हमारे देश में कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है, कोई केमिकल बन रहा है, तो नेचुरली वो दूसरे देशों में भी अगर वो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है किसी हमारी लाइफ के किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में भी बन रहा होगा, या दूसरी कंट्रीज़ में अगर नहीं भी बन रहा तो वहाँ चाहिए होगा। अगर हम किसी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमारे देश में कोई फसल बहुत ज़्यादा उग गई है तो क्या करते हैं हम, उसका निर्यात करते हैं, उसको बाहर के देशों में बेचते हैं। तो जब हम बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, बाहर के देशों से हमारे पास पैसा आता है। तो इस तरह से अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं ऐसी कि जहाँ हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। आज के टाइम में आप देख रहे हो कि वैक्सीन भी इंडिया ने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था, हमारी कंट्री में कम लग रही थी वैक्सीन, तो हमने क्या किया, उनको मतलब कि चाहे डोनेट की वैक्सीन या फिर हमने दूसरे देशों को बेची, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाई। तो जिस भी चीज़ की हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स, अभी के कुछ सालों में, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंटल ग्रेडेशन। लेकिन केमिस्ट्री जो है ना, अगर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, तो कई कई जगह पर ये हमें नुकसान भी करती है, ठीक है। अब अगर सब चीज़ ही हमारे फ़ायदे की हो जाएंगी, अब कोई चीज़ नुकसान करती है तभी तो हम उसका इलाज ढूंढते हैं ना, ठीक है, तभी हम कुछ रिसर्च करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो काफ़ी सारी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है कई चीज़ों से, ठीक है। सक्सेस के साथ साथ हमें सक्सेस तो मिली ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में भी नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो सीएफसी के बारे में आपने सुना होगा। सीएफसी क्या है, सीएफसी जो है ये ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर होल। ओजोन होल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ओजोन की जो परत है उसमें छेद हो गया है, और वो बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, पौधों के लिए, या फिर जो भी और हमारे बिल्डिंग्स हैं उनके लिए वो ख़तरनाक हैं। तो ओजोन लेयर हमें उनसे बचाती थी, लेकिन उसमें अगर छेद हो गया, जैसे कि कुछ सालों पहले नोटिस किया गया कि उसमें छेद हो गया है, तो उसका रीज़न क्या पाया गया, सीएफसी। और सीएफसी कहाँ यूज़ होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते थे बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। लेकिन जब ये पता चल गया तो फिर ये सोचा गया कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए, कि हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम सीएफसी यूज़ ही ना करें, या हम इसका यूज़ कम कर दें, उसकी जगह पर हम कुछ और यूज़ कर लें जो यही काम कर सके, ठीक है। तो जब उसका ओजोन होल के कारण का पता लगाया गया, उसके बाद फिर सीएफसी के अल्टरनेटिव ढूंढने की तरफ काम किया गया कि हम इसकी जगह पर क्या दूसरा सब्सटेंस यूज़ करें, ठीक है। तो जो हमने क्या पढ़ा कि जो सीएफसी जो हैं वो जो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कई बड़ी और भी कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ध्यान देने की हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी एक प्रॉब्लम है मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना हुआ है, पौधा घर प्रभाव, ठीक है। और वो कौन सी गैसेस के कारण होता है, आप ये भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, और वाटर वेपर्स हैं, इनके कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो होता है, पौधा घर प्रभाव होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण कि हमारी जो अर्थ है उसकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझ जाएं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस मतलब कि हमारी बायो मीन्स लाइफ, ठीक है,
हमारी लाइफ से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं जहाँ पर कि केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, अगर हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम समझ जाएं तो, या उनको समझकर हम एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम के बारे में भी आपने पढ़ा है, हिंदी में इन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये भी आपने 10th क्लास में जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़ा है, जो जहाँ पर आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पाचन के बारे में, जहाँ आपने कई सारे एंजाइमों के बारे में पढ़ा था। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, माल्टेज है और जाइमेज है, कई सारे आपने एंजाइम वहाँ पर पढ़े थे, लाइपेज है, ठीक है। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, यूज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम का यूज़ करके हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं और नए मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। वो फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट, उनके लिए इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हम, कि अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझ जाएं, लाइफ हमारी बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को समझ जाएं, उनकी केमिस्ट्री को समझ जाएं, तो हम जो है कई नई चीज़ें बना सकते हैं। और ये आने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं अब के, और जो आने वाले साइंटिस्ट हैं आप में से जो कुछ कोई हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक चैलेंज है, ठीक है। ए डेवलपिंग कंट्री, और एक हमारी इंडिया क्या है, हमारी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है ना, ये आप जानते हो। एक होते हैं विकसित डेवलप्ड कंट्रीज़ और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है। नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट, तो हमें अपने जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे चाहिए, काफ़ी टैलेंटेड हों, ठीक है, जो कि नई सोच रखते हों, जो पॉजिटिव माइंड रखते हों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हों कि हम ये करेंगे और हमने इसको कर कर देखना है और अपनी कंट्री को हमने डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना है, ठीक है। तो वो ऐसे चैलेंजेस ले सकते हैं। वन नीड टू अंडरस्टैंड द, तो उसके लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करके साइंटिस्ट आप तभी बन सकते हैं ना जब आप केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट्स है, कोई भी लाइफ है, कोई भी सब्सटेंस है, उसे लाइफ कोई भी है वो स्टार्ट किससे होती है, वो स्टार्ट होती है मैटर से, पदार्थ से, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको 2 चैप्टर्स का नाम बताया, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की प्रकृति, है ना। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर, आप जानते हैं पदार्थ क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हम 9th क्लास में इसकी करते थे। एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, जो इसकी डेफिनेशंस अब हम करेंगे। जो पीछे हमने पढ़ा वो सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस जो हमने पढ़ी, या आप अगर डेवलपमेंट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, आज की केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री कैसे हुई, ये सब आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। आप अगर उनके वो नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ से आपको अपना साथ साथ नोट्स करना है नोटबुक में। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिखाई दे रही है, जो नहीं दिखाई दे रही वो भी मैटर से बनी है, वो भी मैटर है। कैसे, एयर, एयर हमें नहीं दिखाई देती है लेकिन वो भी मैटर है। एनीथिंग अराउंड अस, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स, हम खुद भी मैटर हैं, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ मैटर, हम सभी मैटर से बने हुए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सब स्थान घेरते हैं, जगह लेते हैं, ठीक है, और हमारा द्रव्यमान भी होता है। ऐसे ही एयर जो है, एयर का भी द्रव्यमान होता है। अब आप सोचेंगे कि एयर कहाँ जगह घेरती है, एयर भी जगह घेरती है, स्थान घेरती है। क्यों, अगर आप एक बैलून है, बैलून के अंदर एयर भर देते तो बैलून फूल जाता है ना, बड़ा हो जाता है ना, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाला जो स्थान था वो घिर गया ना, किससे, एयर से। तो इट मीन्स एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो अब हम मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। 3 भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ की। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये भी आपने 9th में पढ़ा है कि पदार्थ जो है वो कणों का बना हुआ है, ठीक है। और वो जो कण हैं वो
अलग अलग तरह से जब पैक होते हैं, अरेंज होते हैं, तो उसके कारण पदार्थ अलग अलग भौतिक अवस्था में चला जाता है। अगर पदार्थ के कण जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, इस तरह से क्लोजली पैक्ड हैं अगर वो, तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा सॉलिड, है ना। अगर उनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लिक्विड। और अगर वो बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? वो होगा गैस। यही है पार्टिकल्स आर। तो आप इनके पॉइंट्स नोट करना साथ साथ अपने। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में वो एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, हेल्ड वेरी क्लोज, बहुत पास पास हैं, इन ऑर्डरली फैशन, एक तरीके से। मतलब तरीका क्या होता है? जैसे कि आप क्लास में क्या है कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि क्लास में आपके अगर 20 बेंचेस हैं, तो कोई किसी भी बेंच पर कितने भी बच्चे बैठ गए, कोई बेंच खाली छोड़ दिया बीच में, कहीं एक बैठ गया, कहीं दो, कहीं पर तीन तीन दोस्त हैं तो वो साथ बैठे हुए हैं, तो ये ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर क्या है कि अगर 50 बच्चे हैं, 25 बेंच है, तो हर बेंच पर दो दो बच्चे हैं, दिस इज ऑर्डर। ठीक है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और वहाँ ज़्यादा गति नहीं कर सकते वो पार्टिकल्स, इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो जब ऑर्डर है आपकी क्लास में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? अपनी जगह पर थोड़ा सा थक गए तो थोड़ा हिल गए, इधर हो गए, थोड़ा सा उधर हो गए, बस। आप उठकर दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, क्योंकि सबका ऑर्डर जो है वो फिक्स कर दिया गया है। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। वो नज़दीक तो हैं लेकिन थोड़े थोड़े दूर हैं। पार्टिकल्स आर, आप ये कह सकते हो, लेस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो क्लोज से पहले, लेस क्लोज टू ईच अदर। लेस मतलब किससे? सॉलिड से। बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो दूर दूर जा सकते हैं। लेकिन गैसेज में पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, वो बहुत दूर हैं सॉलिड के कंपैरिजन में भी और लिक्विड के कंपैरिजन में भी। और उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत इजी है एंड फास्ट है, बहुत फास्टली वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जैसे हम एयर को देखते हैं, एयर कितनी तेज़ी से और आसानी से गति करती है, तूफान वगैरह आते हैं तो कैसे आते हैं? पार्टिकल्स की इन्हीं अरेंजमेंट के कारण ही सब्सटेंस की, मैटर की अलग अलग स्टेट्स जो हैं, उनके जो गुण हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर उनके अरेंजमेंट अलग है तो उनके गुण भी अलग हो जाएंगे। अगर आप बाहर से ही देख रहे हैं कि एक क्लास में ऑर्डर है, एक क्लास में ऑर्डर नहीं है, तो आप देख कर भी बता सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा होगा भी कि जो ऑर्डरली अरेंज क्लास होगी वहाँ पर डिसिप्लिन ज़्यादा मिलेगा, दूसरी जगह पर डिसिप्लिन कम मिलेगा। ठीक है। बच्चे जो हैं वहाँ, हो सकता है जो ऑर्डर्ड क्लास है वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हों, सॉरी सेंसिबल हों थोड़े से, ठीक है, और थोड़े ज़्यादा समझदार हों। तो हो सकता है ना ऐसा। ये एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हम सोच सकते हैं ऐसा। तो अलग अलग ऑर्डर के कारण, पार्टिकल्स की अलग अलग अरेंजमेंट के कारण जो मैटर की स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाती हैं। ये आपने सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो हम जानते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। जो सॉलिड है उसका फिक्स वॉल्यूम होगा, आयतन भी निश्चित है और उसका आकार भी निश्चित है, क्योंकि पार्टिकल्स एक हिल डुल नहीं सकते ना, वो वहीं के वहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक यहाँ पर है ना पार्टिकल, तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा या थोड़ा सा इधर हो जाएगा, लेकिन मेन जो उसकी पोजीशन है वो यही रहेगी। ठीक है। और लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम, आयतन तो निश्चित है, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने 100 मिलीलीटर पानी ले लिया, उसको एक बीकर में डाला तो वो बीकर की शेप ले लेगा, आपने उसको एक फ्लास्क में डाला तो वो फ्लास्क की शेप ले लेगा। ठीक है। अगर आपने उसको एक बाउल में डाल दिया, फ्लैट बाउल में, तो वो बाउल की शेप ले लेगा, तो वो अलग अलग शेप ले लेता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेते हैं। ये देखिए, ये दिखाया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड, गैसेस के बारे में। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप, ना तो उनका आयतन निश्चित है ना ही उनकी आकार निश्चित है। अब आप देखो इसके अंदर गैस है, अगर ये हमने क्या किया हुआ है, आप इसको देखो, ये बंद किया हुआ है ऊपर से, है ना, गैस वाले कंटेनर को। अगर ये कंटेनर को ऊपर से खोल दिया जाए तो गैस के सारे पार्टिकल्स निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है। और शेप भी निश्चित नहीं है, बाहर निकल गए। जब तक इस कंटेनर में रहेंगे तब तक उसका, उनका आयतन उतना रहेगा जितना कि इस कंटेनर का आयतन है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही आयतन बढ़ जाएगा उनका।
दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, ये एक दूसरे में हम इनको बदल सकते हैं। आप जानते हो कि आइस है, आइस को जब हम फ्रिज में से बाहर निकालते हैं, फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमने उसको हीट दे दी तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड वाटर को हमने हीट कर दिया तो वो गैस में यानी कि स्टीम में बदल जाएगा, है ना। तो इस तरह से फिर हम स्टीम को अगर ठंडा कर दें तो क्या होगा, वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हम लिक्विड वाटर को फ्रीजर में रख दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पर ये शो किया हुआ है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस ऑन हीटिंग, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। आप नीचे एरो देख सकते हो, इस तरह से एरो लगाया हुआ, इस तरह इसका मतलब है कि यहाँ अगर मैंने लिखा है हीट, तो ये सॉलिड को आपने हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं लाइन ऐसे लगाकर एरो लगा देती हूँ तो यहाँ लिख देती हूँ कूल, मीन्स लिक्विड से सॉलिड की तरफ कूल करने पर, ठीक है। तो ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि कैसे हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, अवस्था परिवर्तन, ये भी आपने 9th में पढ़ा। तो ये जो आज हमने पढ़ा ये आपका सारा आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, सिंपल सिर्फ हमने रिवीजन की है एक तरह से। आप इसको चाहे आपने पहले किया हुआ है बट फिर भी आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना, ताकि आपको ये दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।